अभी जो टॉपिक पढ़े इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को देखेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम जो न्यूटन दिया था, क्या बोला था कि पृथ्वी जो है हर वस्तु को अपने की ओर आकर्षित करती है। तो इससे पहले ही कोई एक व्यक्ति थे जो बता दिए थे कि पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपने की ओर खींचती है। ये कौन व्यक्ति थे? ब्रह्मगुप्त थे। कौन थे? ब्रह्मगुप्त, जो IAS प्री 1995 में पूछा गया। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तर कालीन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की। सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुएं अपने की ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने। अभी जस्ट पढ़े कि न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए थे। आज इससे पहले बताए थे जो कि पृथ्वी अपने किसी वस्तु को अपने की ओर खींचती है। कौन? ब्रह्मगुप्त। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ये न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के तीनों नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण जो है दूसरे कण को अपनी की ओर आकर्षित करता है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन भी न्यूटन ने किया है। जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार दो पिंड के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम के द्रव्यमान का गुणनफल जो होगा वो समानुपाती होगा और दूरी जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़े थे। जो F = G, जहाँ m1 और m2 जो है दो द्रव्यमान का गुणनफल हो गया और r² उसके दूरी का यहाँ पे क्या दूरी का बोला है कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जहाँ m1 और m2 क्या है? m1 और m2 दो पिंड का वैल्यू है और r उनके बीच के दूरी और g जो हो जाएगा वो गुरुत्वीय स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। क्यों? अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां पे अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष में गुरुत्व कम के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे नहीं खड़ा रह सकते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यान से अगर अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है और उससे हम एक सेव को छोड़ते हैं, अंतरिक्ष से जब हम एक सेव को छोड़ते हैं तो वो क्या होगा? पृथ्वी पर की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा। थर्ड ऑप्शन, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उस गति में गतिवान होगा या अधिक गति से गतिवान होगा। तो जब कोई अंतरिक्ष से हम पृथ्वी पर कोई वस्तु को अगर हम छोड़ेंगे तो ये नीचे की ओर नहीं आएगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण काम अंतरिक्ष से नहीं करेगा। ये जो है इसी के गोल गोल यान का गति करता रहेगा। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव से सेव जो है अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी के साथ गतिमान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती? पीसा का जो मीनार है वो झुका हुआ क्यों नहीं गिर जाता है? तो शीर्ष में भाग में पतली हो गई है, क्षेत्रफल की आच्छादित हो गई है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र में तो स्थिति रहता है, या गुरुत्व केंद्र में जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। ये करेक्ट है। क्लियर है? फोर्थ नंबर डी जो है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। यूपी पीसीएस प्री 2009 में पूछा गया है।
गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब गुरुत्व केंद्र से ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से गुजर जाती है। अभी तक पीसा के मीनार में गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसलिए झुकी हुई मीनार अभी तक के नहीं गिरी है। ऐसा माना जाता है मीनार को अधिक झुकने पर गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब वह गिर पड़ेगी। संसाधनकर्ताओं के अनुसार वर्ष 2030 से 2050 तक यह मीनार पूर्ण रूप से गिर जाएगी। एक अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह क्या होता? अगर सूर्य और पृथ्वी की दूरी जो है वो और डबल होता तो इसका प्रभाव क्या पड़ता? गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, तो इसका सीधा हो जाता चौथा भाग हो जाता, फोर्थ भाग हो जाता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। लकड़ी एवं लोहे के मोम के समान आकार के टुकड़े के समान ऊंचाई, लकड़ी का, लोहा का और मोम का, लकड़ी, लोहा और मोम, ये तीन वस्तु है, इस समान आकार के हैं, टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पृथ्वी पर कौन पहुंचेगा? तो ये तीनों एक साथ पहुंचेंगे, ये तीनों जो होगा एक साथ पहुंचेगा। क्लियर है? आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए, जहां पे निर्वात का चर्चा कर रहे हैं, जहां पे वायु प्रतिरोध बिल्कुल जीरो हो, समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी, लोहा, मोम के समान आकार के टुकड़े पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगे क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में लोहा और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? हाँ, जब हवा का बात करेगा, यहाँ पर हवा की बात नहीं कर रहा था, तब तीनों का आकार भले ही सेम था, वजन अलग अलग था, तो एक बार में पहुंचा। यहाँ पर हवा की उपस्थिति है और हवा से एक लोहा का और एक लकड़ी का टुकड़ा गिराएंगे, तो जब हवा में होगा तो गुरुत्वाकर्षीय मान जिसका वजन ज्यादा होगा वो सबसे पहले पहुंचेगा और लकड़ी जो होगा वो बाद में पहुंचेगा। क्लियर है? इसका आंसर कौन हो जाएगा? लोहा और लकड़ी की समान भार की इकाई को, समान भार की गेंद को अगर समान ऊंचाई से गिराते हैं तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ये आंसर करेक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, दो गेंद ए बी क्रमशः 10 किग्रा तथा 1 किग्रा की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, निम्नलिखित में कौन सा सही होगा? 10 किग्रा और 1 किग्रा का है, तो ये दोनों जो है एक साथ भूमि पर, दोनों ए बी जो है एक साथ पहुंचेगी क्योंकि दोनों गेंद का जो है वो उसका डेंसिटी और आयतन एक ही है, तो यहाँ पे भार अलग अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसको, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, एकदम सही है। ये कई बार हम लोग पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी के वजन की जो यहाँ रहता है, पृथ्वी पर जो वजन रहता है चंद्रमा पर जाने पर 1/6 हो जाता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये गलत है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये गलत है। तो इस प्रकार से आंसर सी हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है, यानी गुरुत्वाकर्षण है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में है, 1/6 भाग है। ऐसा बिल्कुल कहना गलत है कि गुरुत्वाकर्षण नहीं है, गुरुत्वाकर्षण है लेकिन 1/6 भाग है। चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी के भार का 1/6 भाग होता है। इस तरह कथन सही है, जबकि कथन कारण सही नहीं है। किसी पिंड का भार से रिलेटेड जो भी
पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। पृथ्वी के पिंड का मान जो होगा ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। विषुवत रेखा पर अधिक होता है। विषुवत रेखा पर तो हम पढ़े थे कि सबसे कम होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है, ये भी गलत है। इस प्रकार से राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा कि पिंड का भार जो होगा ध्रुव पे सबसे ज्यादा होगा। हम पढ़े भी थे ध्रुव पे सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है। मानव शरीर का भार सबसे ज्यादा कहाँ होगा, तो ये अभी पढ़े ध्रुवों पर। एक पिंड का अधिकतम भार किस में होता है? सबसे ज्यादा पिंड का भार कहाँ होगा? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन यूपी पीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया है। एक ग्राफ को देखेंगे। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय टी है, तो विस्थापन डी का विवरण किसमें सही दर्शित करता है? किसमें दर्शित करेगा? ये कण के मामले में टी है, विस्थापन डी का विवरण सही जो होगा वो ये ग्राफ जो होगा करेक्ट आंसर होगा। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय टी है तो विस्थापन एक समान तो होगा नहीं, ऐसी गलत हो गया। और इस प्रकार से कोई वस्तु गिरेगा नहीं, जब भी होगा मुक्त रूप से हवा की ओर गिरेगा, ये भी गलत है। डायरेक्ट आके यहाँ नहीं, अक्ष पे भी डायरेक्ट टकराएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे। चिकना अनंत तल क्षैतिज के थीटा कोण पर आनत है। दी गई आकृति में दिखाया गया एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर नीचे की ओर फिसलता है। अधस्तल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय क्या होगा? तो 1/sin थीटा √2h/g वो पिंड को पहुंचने में लगा समय का जो हो जाएगा ये हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है जो गति का समीकरण s = ut + ½ gt² से रिलेटेड जो सोल्व करेंगे तो हमें 1/sin थीटा √2h/g आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक ऊंची इमारत को एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो ये न्यूमेरिकल का काम करेगा, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। व्यू यहाँ पे एक्सेलरेशन 9.8 है, t 3 सेकंड है और इनिशियल जो है वो 0 है, तो v = u + at पे रखेंगे तो हमें 29.4 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान सेम रहे, पृथ्वी का वजन में कोई चेंजिंग न करें द्रव्यमान में, तो त्रिज्या 1% से कम हो जाए तो g का मान क्या होगा? g का मान अगर रेडियस को हम 1 कम करते हैं तो g हमें 2%, इससे डबल बढ़ जाएगा। क्लियर है? राइट आंसर 2% बढ़ जाएगा। क्लियर है? विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा ये 980 सेंटीमीटर स्क्वायर से प्रति सेकंड स्क्वायर से ज्यादा। विनाशकारी भूकंप जो होता है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा नहीं होगा। पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किग्रा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो क्या होगा? 100 किग्रा। भारहीनता क्या होती है? भारहीनता जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति के, भारहीनता जो होता है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। नेक्स्ट है मैचिंग करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियम खोजकर्ता का नाम इसमें है। क्लियर है? खोज, इसको मैचिंग कीजिए। रेडियम का खोज किसने किए थे? तो मैडम क्यूरी ने। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे का खोज कौन? रोएंटजन। और चेचक का एडवर्ड जेनर। यानी 2143 राइट आंसर इसको हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है, तो तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति अपेक्षा हमारी गति शून्य है। यदि गुरुत्वाकर्षण का बल अचानक लुप्त हो जाए, गुरुत्वाकर्षण का बल खत्म हो जाए, तो परिमाण सही क्या होगा? वस्तु का भार 0 हो जाएगा, ऐसा ही है, और द्रव्यमान यही रहेगा। भार जो हमें प्रतीत होता है 5 kg है, 10 kg है, ये हमें नहीं लगेगा, ये लगना बंद हो जाएगा, लेकिन उसका द्रव्यमान जो रहेगा वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है।
पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा एक कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ये IAS प्री का 2011 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा उपग्रह है, ये क्यों नहीं पृथ्वी पर गिरता? क्योंकि आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, उसका गति जो है उसी वे में चलने के लिए मजबूर करता है। एक भूपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है। भूपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है। यदि अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है तो प्राप्त क्या होगा? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से जो प्राप्त होता है, इस कारण से वो कक्षा में निरंतर गति करते रहता है। अभी जस्ट ऊपर हम पढ़े कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह कैसे ट्रैक करेंगे हम? तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा। डॉपलर प्रभाव से क्या करेंगे हम? उपग्रह को हम ट्रैक कर लेंगे। नेक्स्ट है, अपने कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा निम्न में किस कारण से करता है? तो केंद्राभिमुखी बल के कारण। केंद्राभिमुखी बल के कारण, सेंट्रीपिटल फोर्स। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। कौन सा एक सही नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर किया जाता है, सही है। दुर्बल नाभिकीय बल विघट नाभिकता का कारण है, सही है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धारित रखता है, ये भी सही है। लेकिन गुरुत्व जो होता है चारों में सबसे प्रबल है, एक गलत है। चारों में सब अलग अलग गुरुत्व हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, जब किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब मालूम पड़ेगा? लिफ्ट में हमको अपना वजन सबसे ज्यादा कब मालूम प्रतीत होगा? लिफ्ट ऊपर से नीचे आएगी तब, या लिफ्ट नीचे से ऊपर जाएगी तब? क्या? तो जब लिफ्ट हमें गति से ऊपर जाएगी, कभी भी लिफ्ट में ऊपर जाने के क्रम में हमेशा भार जो लगता है, वजन हमें अपने शरीर का ज्यादा प्रतीत होता है, और नीचे आने के क्रम में भार जो है बहुत कम लगेगा। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? लोलक का जो ये टाइम पीरियड है कि किस उसका समय में स्पीड घटेगा बढ़ेगा, उसका क्या किस पर निर्भर करती है? तो लोलक का जो कालावधि है उसके लंबाई पे निर्भर करती है। इसका आवर्त काल बराबर अभी पढ़े ही थे कि L/G का अंडर रूट करके 2π से आप गुना कर दीजिए, या 2π अंडर रूट L/G कह सकते हैं। लोलक घड़ियां जो हैं, घड़ी से रिलेटेड पूछता है इसमें, और गर्मी में सुस्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि गर्मी में जो है लोलक की लंबाई बढ़ जाता है। ये 2 बार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो UPPCS प्री 2012 में और 1994 में भी पूछा गया है। क्लियर है? एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। जब खड़ा हो जाएगा झूला में यहाँ पर, तो इसका वजन जो है थोड़ा ज्यादा प्रतीत होगा, इस कारण से ये कम समय में धीरे धीरे दोलन करना चालू कर देगा। इसी को तो आवर्तकाल बोलते हैं, जो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जो घूमेगा, इसी को आवर्तकाल। तो ये थोड़ा स्पीड इसका कम हो जाएगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये स्टेटमेंट है, इसको विचार करना है। क्या 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 है? एक, जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है, जब गोला जो होता है माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, ये भी सही है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं ना। जब यहाँ से दोलन के दौरान जब यहाँ से गोला जो है यहाँ पहुंचेगा तो क्या इसका त्वरण 0 हो जाएगा या उसके गति 0 हो जाएगा? नहीं, फिर यहाँ से नीचे की ओर आने के लिए अग्रेसित करेगा, एक गलत है। सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है। सामान्य दोलक का दोलक और आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है, ये करेक्ट है। इस प्रकार से हम 1, 2, 4 करेक्ट आंसर है। 3 जिसमें आएगा ऑप्शन ऐसे गलत हो जाएगा दोनों, तो A और C में से
लास्ट वाला भी करेक्ट है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। कब? तेज कब चलेगा? जब शीतकाल में होगा, ठंडा के दिन में। क्लियर हो? गर्मी के दिन में सुस्त पड़ जाता है, जिससे कम हो जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है वो क्या होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये बहुत बार पूछा गया है और इसको VVI के तौर पे ले लीजिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? हम एक बोले थे कि 10 से फेंका जाए, एक या पिछले वीडियो को जब देखिएगा तो 10 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंका जाए तो क्या पृथ्वी पर वापस आएगा या नहीं आएगा? 15 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंका जाए तो क्या पृथ्वी पर वापस आएगा या नहीं आएगा? जिसका क्लियर कट समझना है, 11.2 से अगर कम से फेंकेंगे तो वापस आ जाएगा, ज्यादा से फेंकेंगे तो वापस नहीं आएगा। यानी क्या होगा? वह पृथ्वी पर वापस आ गिरेगी। कोई ऑप्शन अगला देखने की जरूरत नहीं है, वो पृथ्वी पर वापस आके गिर जाएगी। ये राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंके जाने पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर वापस आ गिरेगी और पृथ्वी का पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये कई बार 11.2 मीटर पर सेकंड दे देगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे किलोमीटर का ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होगा? किलोमीटर पर सेकंड होगा। क्लियर है? तो कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा कर सकता है ऑप्शन से चेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? क्या पृथ्वी के निकट है? गलत। सूर्य के प्रकाश प्राप्त करता है? गलत। पृथ्वी की परिक्रमा करता है इसलिए? गलत। गैस अणु का पलायन वेग वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, ये करेक्ट है। राइट आंसर है डी। इस पर गैसीय अणु का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल से वेग से कम होता है। जैसे देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है तथा धरती पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज्यादा होने के कारण वे यहाँ से पलायन कर जाते हैं। इस कारण चंद्रमा पर